जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, थोड़ा ब्रेक हो गया था, कुछ इवेंट आ गए थे, तो उसके चलते 4 दिन हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि कंडीशन वैसी नहीं थी। ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही पावन दिन है ना। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमने पहला पार्ट किया था बंगाल का विभाजन, उसका सेकंड पार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है। तो राजनीति हम लोग कवर कर रहे हैं कि इसमें फेसेस वाइज, है ना। तो अभी हम लोग 1905 से 1911 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक इवेंट हो चुका है, वो है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें ये चीज़ पता चल गया कि जो नए मेथड अपनाए थे वो काफ़ी कारगर थे। कौन से? स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन। ठीक है। लेकिन ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं आपके नरमपंथियों को ये यकीन दिला दिए, जो एक मॉडरेट थे उनको, कि भाई ये तो हमारे मेथड नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो नरमपंथियों के पतन के कारण क्या थे? मतलब जो आपका मॉडरेट विंग था कांग्रेस के अंदर, उनका जो प्रभाव कम हुआ, उसके कारण ये थे कि वो नई जो युवा पीढ़ी थे उनका समर्थन नहीं प्राप्त कर सके, है ना। युवा पीढ़ी को लगता था कि यार ये जो प्रे पिटीशन और प्रोटेस्ट वाली मेथड है उससे तो सरकार हमारी बात मान नहीं रही है, बहरे कानों तक आवाज़ जा नहीं रही है। तो उन्होंने नए मेथड अपनाए। दूसरा, जो नरमपंथी थे उनकी जड़ कभी भी जो आम जनता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी, है ना। और जो उनके प्रचार थे वो भी जनता तक नहीं पहुँच पाए थे। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, नरमपंथियों को का जो वो था, प्रभाव था, क्षीण होते गया। और जो नए नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था, यंग विंग था, जो नए मेथड अपनाना चाहती थी, उनका उदय हुआ। तो उनमें से कौन थे आपके? आप देख पा रहे हैं, लाल बाल पाल, लाल बहा कहाँ, सॉरी यार, लाल बाल तो सॉरी, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, और विपिन चंद्र पाल। ठीक है। और उसके साथ अरविंदो घोष। तो कई बार आता है क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो ये तो मेन है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप देखेंगे किताबों में। तो उग्रवादी विचारधारा में क्या अलग था? इनकन्सिस्टेंसी इन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो क्या चीज़ में असंगति थी, क्या चीज़ कंटिन्यूटी नहीं थी? ठीक है। क्या थी कि लाल बाल जो थे और अरविंदो, अपने लक्ष्य के बारे में अलग अलग धारणाएं थी। सभी अलग अलग तरीके, मतलब जो उनकी विचारधारा थी, जिनकी सोच थी, थोड़ी अलग थी। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का बोले तो उन्होंने स्वराज की अवधारणा की थी। तो स्वराज स्वतंत्रता से थोड़ी अलग है ना। स्वतंत्रता मतलब आप अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हो, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं। लेकिन जो उनका स्वराज का मूल अवधारणा था उसमें यह था कि भारतीय ही रूल करें, है ना, क्यों बाहरी आदमी रूल करें। तो थोड़ा सा डिफरेंट था। करेक्ट। वैसे ही आपके जो ये बाकी लीडर हैं उनकी भी अवधारणा अलग थी। तिलक के लिए स्वराज का अर्थ किसी प्रकार का स्वशासन था, जबकि अरविंदो के लिए इसका अर्थ था विदेशी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता। ठीक है। तो वही चीज़ थी कि भले ये उग्रवादी थे बट उनकी विचारधाराओं में भी विभिन्न आपको भिन्नता मिलेगी। उग्रवादी विचारधारा उनके कार्यों में भी संगति का अभाव था। मतलब कुछ लोग क्या चाहते थे कि इनके समर्थकों में खुले सदस्य और गुप्त सहानुभूति रखने वाले से लेकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का विरोध करने वाले शामिल थे। मतलब ऐसे लोग भी शामिल थे जो चाहते नहीं थे कि वायलेंस हो, है ना। तो इसलिए काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है आपकी उग्रवादी विचारधारा में। दृष्टिकोण क्या था हमारा? ब्रॉडर आउटलुक क्या था हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो विंग था इसमें कांग्रेस के अंदर? तो उनका क्या विचारधारा था कि राजनीतिक वैचारिक स्तर पर उग्रवादियों ने इन पर जोर दिया। पहला, जन भागीदारी, मतलब सबसे ज़्यादा जनता का योगदान हो इनके आंदोलनों में, ये इनका प्राइम फोकस था। आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का बाल गंगाधर तिलक जी ने उपयोग किया था, है ना। आपका बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। तो एक सामाजिक आधार बनाने की कोशिश करी, जो कि पहले के नेताओं में ने नहीं की थी। देशभक्ति को शैक्षिक समय बिताने के स्तर से बढ़ाकर देश के लिए सेवा और बलिदान के स्तर तक पहुंचाना, है ना। मतलब देशभक्ति कोई किताबों में पढ़ने वाली चीज़ नहीं थी, जबकि ये है, अगर देश को ज़रूरत है तो आपको बलिदान, सेवा, दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इनके मूल भाव थे, किनके? एक्सट्रीमिस्ट के। हालांकि राजनीतिक रूप से प्रगतिशील उग्रवादी अपने विचारों से जुड़े पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी अंतर्निहितों के स्वरों के साथ सामाजिक प्रतिक्रियावादी साबित हुए। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि इन्होंने कुछ चेंजेस तो लाए बट इनसे क्या हो, रिएक्शन भी पैदा हुए। जैसे शिवाजी और गणेश उत्सव हुआ तो एक वर्ग जो है, मतलब रिलीजन वाइज, वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया,
है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो पुनरुत्थानवादी, रूढ़िवादी बहुत बार क्या कर रहे थे, अपनी पुरानी जो वो थे रीति रिवाजों को, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता था कि रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक जस्ट एग्जांपल के लिए है, शायद आप पढ़ेंगे तो, जो एज ऑफ कंसेंट बिल था, है ना, जिसमें एज को बढ़ाना था, तो उसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। तो उनका पर्पस ये नहीं था कि वो क्या बोलते हैं, आपके जो गर्ल्स की शादी की एज को बढ़ाने से मना कर रहे हैं। उनका मानना ये था कि भाई ये जो बदलाव है क्यों कोई बाहरी करे, है ना। अगर कोई भी बदलाव होना है तो भारतीय लोग की संस्कृति है, भारतीय जनता है, तो भारतीयों द्वारा ही ये प्रस्ताव आए और वो लोग ही एक सहमति से चेंजेस लाएं, ठीक है। तो वही थोड़ा सा कहना है कि रूढ़िवादिता थोड़ी बहुत अंतर्निहित दिखती है। तिलक का, अच्छा यही बात है, यहाँ पे लिखा भी है, तिलक का सहमति आयु विधेयक, मतलब कॉन्सेंट ऑफ एज बिल, एज कॉन्सेंट बिल बोलिए, कॉन्सेंट ऑफ एज बिल का विरोध, जिससे लड़कियों की विवाह की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 की जाती है। उनके द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सवों को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में आयोजित करना, गौ हत्या विरोधी अभियानों से के लिए उनका समर्थन। ये बीसी पाल और अरविंदो ने, बीसी बिपिन बोलते हैं, बिपिन चंद्र पाल, है ना, और अरविंदो ने हिंदू राष्ट्र और हिंदू हितों की बात की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विरोधाभासी हुई, सब लोग को ले जाने में थोड़ी सी मतलब विरोधाभास दिखता है। हालांकि ये पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी रणनीतियाँ विदेशियों के खिलाफ निर्देशित थी, लेकिन इनका प्रभाव राजनीति और धर्म के बीच बहुत ही अस्वस्थ संबंध को बढ़ावा दिया। मतलब एक अनहेल्दी कंडीशन पैदा हो गया। भले इनका पर्पस था अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग ला रहे हैं करके, लेकिन जैसे आप आगे जाके देखोगे एक मुस्लिम लीग खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको इन सब अभियानों से लगता है ये तो यार हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं, है ना। तो समाज में थोड़ा सा बंटवारा भी हुआ, और बाकी आपके अंग्रेज़ों ने तो खेल कर ही दिया था, डिवाइड एंड रूल वाली। तो एक प्रश्न आया है, स्वदेशी और बहिष्कार की संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार किसके दौरान उपयोग किया गया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। स्वदेशी और बहिष्कार की जो रणनीति थी वो आपके बंगाल के विभाजन के आंदोलन के टाइम शुरू किया गया था। इसी में अगर लिखता आपका स्वदेशी आंदोलन तो भी वही था, है ना। अब आते हैं नरमपंथी और जो हिंदी में गरमपंथी बोलते हैं ना, उग्रवादी या फिर एक्सट्रीमिस्ट। इसको गरमपंथी भी बोल सकते हो, ठीक है, उग्रवादी है, उग्रपंथी पता नहीं हिंदी में। गरमपंथी लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, किताबों में जहाँ तक मैंने देखा था गरमपंथी बोलते हैं। तो दोनों के अप्रोच क्या थे, तो ये प्रश्न एक बनता है डायरेक्टली, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का अगर आया कि क्या क्या डिफरेंट था, या फिर आप अंतर स्पष्ट करिए एक्सट्रीमिस्ट या और मॉडरेट में, नरमपंथी और गरमपंथी के विचारधारा में आप अंतर स्पष्ट करिए, तो ये आंसर आप डायरेक्टली उतार सकते हो। तो जो नरमपंथी थे उनका क्या था, कानूनी साधनों के माध्यम से विश्वास और अभ्यास किया, संवैधानिक सुधार और सेवाओं में भारतीयों के लिए हिस्सेदारी जैसी प्रणाली में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन स्वराज नहीं। ये बस चाहते थे कि संवैधानिक सुधार हो भारतीयों के हिसाब से और उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिले। मतलब उनका क्या बोलना चाहिए, प्रतिनिधित्व क्या बोलेंगे, उनको लीडरशिप ज़्यादा अच्छा मिले, है ना। और सामाजिक आधार सिर्फ शहरों तक था और उच्च वर्ग तक ही सीमित था इनका। भारत में इंग्लैंड की डिवाइन मिशन में विश्वास रखते थे। मतलब भारत में जो इंग्लैंड में जो हमारे भारतीय लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उनके जो मिशन थे उस पर भी इनको ट्रस्ट था। आंदोलन का केंद्र केवल बंगाल में था इस टाइम, ठीक है। और वैचारिक प्रेरणा कहाँ से मिली इनको, पश्चिमी उदारवादी विचार, यूरोपीय इतिहास, मतलब जो यूरोप में जो चल रहे थे आपके आंदोलन, उनसे ये ज़्यादा प्रभावित थे। अब ये जो गरमपंथी या फिर उग्रपंथी बोल रहे हैं, उनका क्या था, बहिष्कार और जन आंदोलन का अभ्यास किया, बाइकॉट और आपके ये पीपल्स मूवमेंट, है ना। स्वराज और जन संगठन की मांग की, इनका सीधा डिमांड था कि हमें स्वराज दो, और मास मोबिलाइजेशन, डिमांडेड स्वराज, मतलब मास मोबिलाइजेशन के थ्रू उन्होंने स्वराज की डिमांड की। सामाजिक आधार क्या था इनका, शहरों तक ही सीमित नहीं था, निम्न वर्ग तक भी सीमित था। दैवी मिशन के भ्रम को खारिज किया, मतलब ये जो रिजेक्टेड प्रोविडेंशियल, ये हिंदी में कुछ ज़्यादा टिपिकल हो जाता है तो मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी एज एन इल्यूजन, मतलब जो हमारे ये था लंदन में हमारे जो कुछ क्रांतिकारी थे, उन सब के जो मिशन थे उन सबको ये लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे।
एक अखिल भारतीय आंदोलन चाहते थे। ये वाला आंदोलन कहाँ सीमित था? बंगाल तक। और ये चाहते थे कि भाई एक ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू हो। वैचारिक प्रेरणा, इनकी वैचारिक प्रेरणा मिली इनको भारतीय इतिहास से, सांस्कृतिक विरासत से और हिंदू पारंपरिक प्रतीक से। जो भी हमारे हिंदू और इतिहास था या फिर हमारा ट्रेडिशनल हिस्ट्री था, वहाँ से इनको बल मिला। ठीक है, तो ये अंतर आप लिख पाएंगे। अब हुआ क्या, आपने एक चीज़ तो देख लिया कि दोनों ही गुटों में बात बन नहीं रही है, दोनों एक दूसरे की नियमों से ताल्लुकात नहीं रख पा रहे हैं, दोनों असहमत हैं। गर्मपंथी चाहते हैं कि भाई थोड़े बहिष्कार की नीति हो, और जो नरमपंथी है वो चाहते हैं संवैधानिक तरीके से ही बदलाव हो। तो दोनों में जो अंतर है बढ़ता गया, और अल्टीमेटली आते हैं हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन। तो 3 अधिवेशन को देख लेते हैं क्योंकि सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो बनारस अधिवेशन कब हुआ? 1905 में, बंगाल का जो विभाजन होने वाला था उसी टाइम। तो गोखले की अध्यक्षता में नरमपंथी और गर्मपंथी मतभेद सामने आए। नरमपंथी आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाने के पक्ष में नहीं थे और परिषदों के बहिष्कार के पूरी तरीके से विरोधी थे। एक समझौते के रूप में विभाजन की निंदा करने वाला एक अपेक्षाकृत कम हल्का प्रस्ताव पारित हुआ। इस वाले में क्या हुआ था, बनारस में जो हुआ अधिवेशन, 3-4 अधिवेशन है ना, उनके लीडर भी याद रखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इनमें गोखले थे, इसमें दादा भाई नौरोजी थे 1906 में, और इसमें कौन थे आपके? रास बिहारी घोष, चलिए इसको देखते हैं फिलहाल। ठीक है, तो बनारस की अधिवेशन में क्या हुआ, जो हमारे गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि ये जो बंगाल का विभाजन है उसका विरोध हो और कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, जैसे बहिष्कार को पारित किया जाए। ठीक है, बाइकॉट की नीति को और स्वदेशी, इन दोनों को पारित किया जाए। लेकिन क्या हुआ, नरमपंथी उस टाइम डोमिनेट कर रहे थे, वो चाहते थे कि नहीं यार इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मतलब ब्रिटिश जो है वो सप्रेस कर सकती है। तो रिलेटिवली एक हल्का तरीका अपनाया गया, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सिर्फ निंदा किया विभाजन का और वही छोटे मोटे प्रस्ताव पारित कर दिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये जो गर्मपंथी है उनकी जो भावनाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, उनकी मंशा। फिर क्या होता है, 1906 में आता है। ठीक है, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये फिर हुआ अधिवेशन। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया। स्वदेशी, बहिष्कार, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करने वाले 4 समझौते पारित किए गए। ठीक है, तो आपको ये 4 समझौते याद रखने हैं। स्वदेशी, ठीक है, उसके बाद बहिष्कार मतलब बॉयकॉट, तीसरा स्वशासन सेल्फ रूल, उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा मतलब नेशनल एजुकेशन। तो ये चारों जो थे प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहाँ से यहाँ में आपको क्या अंतर दिख रहा है, गर्मपंथियों का जो वो है प्रभुत्व है थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इन्होंने मनवा लिए, ये चारों को आप पारित कीजिए हमारी रणनीति में। उसके बाद आता है 1907 का ये सूरत का विभाजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, गर्मपंथी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे और चारों प्रस्तावों को पुनरावृत्ति करना चाहते थे। नरमपंथी क्या चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना और प्रस्तावों को छोड़ना चाह रहे थे, मतलब हो गया जो होना था हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। और इस वाले केस में आपने देखा कि जो गर्मपंथी है वो चाहते थे कि भाई काउंसिल का बहिष्कार करो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप लोग भारतीय लोग बैठे हैं वहाँ बहिष्कार करो, तब कहीं थोड़ा दबाव बनेगा। लेकिन ये लोग उसके पक्ष में नहीं थे। इवन जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि यार ये जो बंगाल का विभाजन है वो तो बंगाल का केस है, उसको बाहर ले जाने का मतलब क्या है, हम लोग बंगाल में ही विरोध करते हैं, बाहर करने का मतलब नहीं। लेकिन जो गर्मपंथी थे वो थोड़ा ब्रॉडर तरीके से चाहते थे कि सब जगह इसका विरोध हो, बंगाल में विरोध हो, मद्रास मतलब सभी जगह विरोध हो, है ना, बॉम्बे में विरोध हो। एनीवेज, तो अधिवेशन प्रतिनिधियों के चिल्लाने और लड़ने तक अराजकता में समाप्त हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग बनारस से शुरू किए थे, जो जहाँ पे स्पष्ट मतभेद दिख रहा था गर्मपंथी नरमपंथी में, वो थोड़ा और बढ़ा कलकत्ता अधिवेशन में, और फाइनली सूरत विभाजन में दोनों ही जो पक्ष थे आमने सामने आ गए। तो क्या एक्टिविटी हुई आप जानते हैं, आपने छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में ही पढ़ा है कि ये जो गर्मपंथियों की स्थिति क्या थी। कलकत्ता अधिवेशन से उत्साहित होकर व्यापक निष्क्रिय प्रतिरोध, स्कूलों, कॉलेजों और विधान परिषदों, नगर पालिकाओं और अदालतों आदि के बहिष्कार का आह्वान किया। सोचा कि लोग जागृत हो गए हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। महसूस किया कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए बड़े धक्के का समय आ गया है, मतलब बड़ा कुछ इवेंट लाएं
और नरमपंथियों को आंदोलन पर बोझ माना। मतलब वही ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत सिंपल मेथड अपना रहे थे अंग्रेजों से प्रेम पातना, तो उनको ये बोझ लगने लग गया। गर्मपंथियों को, ये नरमपंथियों की नीति और नेता भी बोझ लगने लग गया। 1907 के अधिवेशन को तिलक की अध्यक्ष बनाकर नागपुर में आयोजित करना चाहते थे और स्वदेशी बहिष्कार और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा था उसको फिर से रिपीट करना चाह रहे थे। लेकिन नरमपंथियों की स्थिति क्या थी? परिषद सुधारों की खबर से उत्साहित होकर ये 1909 में ना ये जो मार्ले मिंटो सुधार आया उसकी सूचना थी उनको, तो उनको लग रहा था कि भाई सुधार तो हो जाएगा, अपन इतना एग्रेसिव होंगे तो अंग्रेज लोग गुस्से हो जाएंगे, है ना, नाराज़ हो जाएंगे, तो जो सुधार आने की उम्मीद है वो भी नहीं आएगी, ऐसा सोच था उनका। तो परिषद की सुधारों की खबर से उत्साहित होकर कलकत्ता कार्यक्रम को नरम करने का फैसला किया। सोचा कि गर्मपंथियों के साथ जोड़ना खतरनाक होगा, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया जाएगा। इनका भी सोचना गलत नहीं था। नरमपंथियों का कहना था यार सुधार आने वाले हैं, अगर अभी हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो क्या पता सुधार तो जो आने वाला है वो भी ना आए, और ब्रिटिश लोग पास पावर ज़्यादा है तो पूरा आंदोलन ही दबा दिया जाएगा। परिषद सुधारों में प्रशासन भारतीय भागीदारी के अपने सपने को साकार करने का अवसर देखा। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाकर सूरत में अधिवेशन करना चाहते थे और चारों प्रस्तावों को छोड़ना चाहते थे। मतलब नरम होना चाह रहे थे, चलो जो होना है हो गया, हो सकता है बंगाल विभाजन भी टल जाए, जो नए घोषणा आएंगे उसमें, और कुछ अच्छी चीज़ें आएँ, भारतीयों को ज़्यादा मौका मिले। तो ये उस उम्मीद से क्या था, नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों में आमने सामने हो गए। फिर हुआ क्या, ये जो हमेशा दिसंबर में होता है इनका अधिवेशन, है ना, तो दिसंबर 26, 1907 अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर उत्तेजना और क्रोध से भरे वातावरण में आयोजित किया गया। उग्रपंथी चाहते थे कि चारों प्रस्तावों को पारित करने की गारंटी दी जाए। नरमपंथियों को मजबूर करने के लिए उन्होंने विधिवत चुने गए अध्यक्ष रासबिहारी घोष का विरोध करने का फैसला किया। दोनों पक्ष टकराव के लिए तैयार आए। 1600 प्रतिनिधि जल्द ही चिल्लाने, मारपीट करने और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लग गए। किसी ने एक जूता फेंका जो मेहता और एसएन बनर्जी को लगा। पुलिस आई और हॉल को खाली कर दिया, जिससे अधिवेशन समाप्त हो गया। एकमात्र विजयी कौन हुए? ना तो नरमपंथी विजयी हुए, ना तो गर्मपंथी। सबसे ज़्यादा जिनको विक्ट्री मिली वो थे ब्रिटिश, है ना, उनको लगा कि भाई ये अच्छा मौका मिल गया। मिंटो ने तुरंत मॉर्ले को लिखा, ठीक है, जो वायसराय थे, उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारे लिए एक बड़ी जीत थी। सूरत की विफलता की अचानक से जो हुआ ने तिलक को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने इसकी सौदेबाजी नहीं की थी, क्योंकि जैसा कि अरविंदो घोष ने बाद में लिखा, तिलक ने विभाजन को एक आपदा के रूप में देखा। वे कांग्रेस को एक महान राष्ट्रीय तथ्य और उनकी अनुपलब्ध संभावनाओं के लिए महत्व देते थे। मतलब एक संस्था के तौर पे कांग्रेस बहुत अच्छी संस्था है, सभी सहमत थे, चाहे गर्मपंथी हो नरमपंथी। पर ये जो विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ, वो मतलब ये डिवाइड हो गया कांग्रेस का, ठीक है। तिलक ने अपने विरोधियों को एक वास्तविक पछतावे का पत्र भेजा। किनको? ये जो नरमपंथी थे उनको पछतावे का, कि हमें पछतावा है ये जब हुआ। रासबिहारी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया और कांग्रेस की एकता के लिए काम करने में सहयोग देने की पेशकश की, लेकिन फिरोज शाह मेहता और उनके सहयोगियों ने नरमी नहीं दिखाई। क्यों? जूते पड़ गए थे ना यहाँ पे, जो जूता फेंक के किसी ने मारा था तो फिरोज शाह मेहता को लग गया और एसएन बनर्जी को। तो अब नरमपंथी थे, उनको लगा कि भाई ये इस तरीके से तो नहीं चलने वाला। तो ऑल्दो आपके बाल गंगाधर तिलक ने माफ़ी मांगी, बट जो दोनों गुटों में बंटवारा था वो फिर से एक नहीं हो पाए। सरकारी रणनीति और दमन, कैसे दमन किया कांग्रेस ने, है ना, तो 3 आयामी दृष्टिकोण थे। कौन कौन थे आपके? दमन, समझौता और दमन। मतलब इंग्लिश में बोलें तो आपका बोलते हैं रिप्रेशन, कॉन्सिलेशन और सप्रेशन। एक्चुअली हिंदी में तीनों का एक बार मतलब देख लीजिएगा। इसका तो मतलब ठीक है समझौता, और बट रिप्रेशन और सप्रेशन में थोड़े अंतर हैं, ठीक है। तो भारत सरकार शुरू से ही कांग्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण थी। उग्र राष्ट्रवाद के उभरने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। तो पहले क्या किया उन्होंने? उग्रपंथियों को हल्के ढंग से दबाया जाना था, मुख्य रूप से नरमपंथियों को डराने के लिए। और समझौता क्या किया? नरमपंथियों को कुछ रियायतों के माध्यम से संतुष्ट किया। वो रियायत आप देखेंगे 1909 के सुधार में। यह संकेत देते हुए कि यदि वे उग्रपंथियों से दूरी बनाए रखें तो अधिक सुधार भी होंगे। फिर क्या हुआ? सप्रेशन।
नरमपंथियों को अपनी तरफ करके सरकार पूरी तरीके से उग्रपंथियों को दबाना चाह रही थी। ठीक है, तो 3 मेथड थे जिसके थ्रू सरकार ने अपना प्रभुत्व दिखाया। पहला तो क्या किया, थोड़े बहुत एक्शन लिए जो गर्मपंथी थे या उग्रपंथी थे उनके खिलाफ, जिससे क्या होगा, आपके जो नरमपंथी थे उनको मैसेज जाए कि भाई इनसे दूरी बनाए रखना। ठीक है, दूसरा कुछ सुधार किए, समझौता, जैसे नरमपंथियों को थोड़ा ट्रस्ट आए इन पे कि जो ब्रिटिश हैं वो कुछ सुधार चाहते हैं। ठीक है, और सुधार भी आएगा अगर ये गर्मपंथियों से थोड़ी दूरी बना के रखें। और अल्टीमेटली उन्होंने जो उग्रपंथी थे या फिर गर्मपंथी थे उनको पूरी तरीके से दबाया, है ना। दुर्भाग्य से न तो नरमपंथी न ही उग्रपंथियों ने इस रणनीति के जो निहितार्थ मतलब जिसके ऑब्जेक्टिव है उसको समझ पाए। सूरत विभाजन से पता चला कि गाजर और डंडे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक की आप समझ पा रहे हो क्या, मतलब कुछ उनको लालच दिया जैसे गाजर के रूप में, इंग्लिश का फ्रेज़ है, एकदम हिंदी में उतार दिया उसको। तो कुछ कैरेट, मतलब कैरेट से क्या हुआ, कुछ उनको प्रलोभन दिया कि हम सुधार लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मत करो। और दूसरा, जो शांत नहीं हो रहे थे उनको डंडे, मतलब उनको सप्रेस भी किया गया। तो वही था कि लालच देना और थोड़ी डरा के अपनी नीति को इन्होंने अंजाम पहुंचाया अंग्रेज़ों ने। सरकार ने तुरंत उग्रपंथियों पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। उग्रपंथी समाचार पत्रों को दबाना शुरू कर दिया, जिसमें आपके मराठा और ये थे ना हिंद केसरी, सबको दबाया गया। 1907 और 8 के बीच जो हमारा A.K. दत्त और कृष्ण कुमार मित्र सहित बंगाल के 9 प्रमुख नेताओं को निर्वासित किया गया। पंजाब के अंजीत सिंह, मद्रास और आंध्र के चिदम्बरम पिल्लई और हरि सर्वोधामा राव को गिरफ्तार किया गया। तिलक को 6 साल के लिए मांडले भेज दिया गया जेल में। अरविंदो और BC पाल ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी, ये अपने आध्यात्मिक बन गए, है ना। तभी तो आप देखोगे वो इंटीग्रल योगा वो है ना, वो फिर बाद में आता है क्योंकि अब आध्यात्म में ज्वाइन कर लिया। लाजपत राय 1908 में ब्रिटेन चले गए और 1909 में वापस आए और फिर लंबे समय तक अमेरिका चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने जो गर्मपंथी है उन लोगों को प्रॉपर सप्रेस किया, चुन चुन के उनसे बदला लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मोमेंटम बन रहा था वो पूरी तरीके से दब गया। स्वदेशी आंदोलन 1908 तक क्यों समाप्त हो गया, तो पहला तो ये था सरकार का दमनकारी जो रुख था, है ना। सरकार ने कठिन उपायों से प्रदर्शनकारी और नेताओं के खिलाफ आंदोलन को कमज़ोर किया। दूसरा था नेतृत्व संकट, तो जो आपके गर्मपंथी थे, चरमपंथी एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का गठन करने में असमर्थ रहे, जिससे आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, सप्रेस हुआ। उसके बाद कोई लीडर उभरा ही नहीं, है ना। सीमित सामाजिक स्तर, अब जो आपके गर्मपंथी थे उनका विचार तो था कि हमारा जो सोशल बेस है ज़्यादा हो, लेकिन उन लोगों को सप्रेस कर दिया गया तो सामाजिक आधार बढ़ा ही नहीं, है ना। आंदोलन मुख्य रूप से उच्च और मध्यम वर्ग तक, जमींदारों तक ही सीमित रहा, आम जनता किसानों तक नहीं पहुंचा। और संगठनात्मक कमजोरी, दीर्घकालिक प्रतिरोध बनाए रखने के लिए एक प्रभावी संगठन और पार्टी संरचना बनाने में विफल रहे। ठीक है, तो जो कांग्रेस एक पार्टी के रूप में उभरी थी, बाद में सप्रेस कर दिया गया इन लोगों को। फिर सूरत विभाजन, लंबे समय तक जन आंदोलन को उच्च तीव्रता तक बनाए रखने की कठिनाई ने भी इनके पतन में योगदान दिया। सूरत विभाजन के बाद सब चीज़ पहले जैसा नहीं रहा, कहने का मतलब यही है। ठीक है, एक प्रश्न है, इंग्लिश में है तो मैं पढ़ लेता हूँ, वहीं से मैंने कॉपी किया था उसको। तो प्रश्न ये है कि ही रोड द बायोग्राफी ऑफ मजिनी एंड गैलीवार्डी, ये जो जर्मन में जो हुआ था ना आपका जो नेता थे, शिवाजी एंड श्री कृष्ण, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड ऑल्सो इलेक्टेड एज द सेंट्रल असेंबली। मतलब उस नेता का नाम बताइए जिसने बायोग्राफी लिखी है मजनी का, गैरीबाल्डी का, शिवाजी का, श्री कृष्ण का, और अमेरिका में भी बहुत समय तक रहे और एक बार सेंट्रल असेंबली में भी चुने गए थे। तो क्या वो आपके अरविंदो घोष थे, क्या वो बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर आपका मोतीलाल नेहरू थे। तो इसमें आपने देखा कि एक ही नेता है जो ये अमेरिका में थे, वो थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये 2020 का UPSC का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आया था, 20 या 21 दोनों में से एक में आया था। उसके बाद लाला लाजपत राय के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके मेंस में आता भी है, कभी मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछ देगा, कभी लाला लाजपत राय के बारे में।
तो कौन कैसे थे? 1914 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गए, फिर अमेरिका चले गए जहां वे 5 वर्ष तक रहे। 1916 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 1920 कांग्रेस के ऐतिहासिक कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की जहां असहयोग प्रस्ताव अपनाया गया। 1922 असहयोग आंदोलन के निलंबन से निराश होकर स्वराज पार्टी का गठन किया और बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ राष्ट्रवादी पार्टी बनाई। उनके प्रकाशनों में द कॉल टू यंग इंडिया, ये एक्चुअली उनकी राइटिंग है। इंग्लैंड डेड टू इंडिया, डेट मतलब ये वाला उधार, डेट मतलब डेथ मत समझिएगा। मैजनी गैरिबाल्डी, स्वामी दयानंद की जयमुनिया शामिल थी। भगत सिंह ने बाद में उन्हें उनकी सांप्रदायिक राजनीति के लिए लास्ट लीडर के रूप में आलोचना की। ठीक है, तो वही था कि भगत सिंह थोड़े बहुत वो थे ना, ओपन थे, थोड़े चाहते थे कि सभी लोग मिलजुल के काम करें, सारे धर्म सबसे उठ के, तो उन्होंने उनको लास्ट लीडर की उपाधि दी थी, आलोचना भी की थी, बट हाँ इज्जत तो करते थे इनका, है ना। तो लाला लाजपत राय के बारे में आपने 2-4 फैक्ट पढ़ा जो आप पढ़ेंगे, जो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फैक्ट ही आपको प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन में मदद कर देंगे। जैसे उनकी किताबों के नाम, उन्होंने कोई पार्टी बनाई थी, राष्ट्रवादी पार्टी बनाई, उसके बारे में। उसके बाद 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक है, फिर आते हैं एक जो पार्ट है वो है मुस्लिम लीग का गठन। तो आपने देखा जब ये गर्मपंथी विचारधारा आए तो कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता आ रही थी, है ना। तो उसके चलते मुस्लिम लीग का मतलब मुस्लिम जो लोग थे उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ तो हैं बट हमारे खिलाफ़ भी हैं, ऐसा उनको लगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिलीजियस एंगल आया, है ना, आपका गौ प्रोटेक्शन, गौ रक्षा वाला, उसके बाद आपके शिवाजी या फिर आपके ये गणेशोत्सव, है ना, इन सब के चलते उनको लगा कि यार हमारे खिलाफ भी है कांग्रेस। तो उसी के विरोध में मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। 1906 में ढाका में 58 प्रतिनिधि के साथ गठित हुई, जो उपमहाद्वीप पर से संस्थापक सदस्य थे। उनके लीडर कौन थे? सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां III को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवाब वकार उल मुल्क और नवाब मोहसिन उल मुल्क इसके गठन में आए। मुख्यालय इनका लखनऊ में स्थापित किया गया था। लीडर को याद रखिए किसने फाउंड किया था और कहाँ इनका मुख्यालय था। और उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का प्रचार करना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर रखना। ठीक है, यही इनका ऑब्जेक्टिव था। मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? सबसे पहले तो ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना को आप देखेंगे, है ना, जो फिर बाद में पाकिस्तान के लिए अड़ गए। मोहम्मद अली जौहर एकमात्र व्यक्ति जिन्हें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद पर चुना गया, मोहम्मद अली जौहर। शौकत अली के बारे में आपने छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी पढ़ा है, खिलाफत आंदोलन में आए थे छत्तीसगढ़ में। हकीम अजमल खां जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। राजा ऑफ महमूदाबाद महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थक। ठीक है, उन्होंने पैसा वैसा दिया। अब हिंदी उर्दू विवाद और मुस्लिम लीग का गठन। तो पहला था मुसलमानों ने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी लिपि में उर्दू की जगह देवनागरी लिपि में हिंदी के प्रतिस्थापन का विरोध किया। उस टाइम क्या हो रहा था, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया कि भाई उर्दू ही चलने दो। सामुदायिक विरोध, मुसलमानों ने पूरे प्रांत में विरोध सभाओं का आह्वान किया जबकि हिंदुओं ने प्रति सभाएँ आयोजित की। एक बार देखें तो कॉल्ड फॉर प्रोटेस्ट मीटिंग अक्रॉस द प्रोविंसेस वाइल हिंदू हेल्ड काउंटर मीटिंग, मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, विवाद महीनों तक चला जिससे समुदायों के बीच दरार और चौड़ी हो गई। राजनीतिक संगठन या ध्रुवीकरण मुस्लिम लीग के गठन के प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि मुस्लिम लीग के गठन के पीछे क्या कारण थे। एक तो आपका भाषा विवाद चल रहा था जहाँ पे हिंदी रिप्लेस कर रहा था उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में। सामुदायिक जो विरोध था वो था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा था, उन सब के चलते फिर मुस्लिम लीग आया। मुस्लिम लीग के गठन को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों में स्वदेशी आंदोलन और मोर्ले का बजट भाषण 1906 शामिल था, लेकिन हिंदू महासभा का गठन नहीं, जो 1915 में हुआ था। मतलब ये किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसके पीछे हिंदू महासभा का कोई योगदान नहीं था क्योंकि हिंदू महासभा 1915 में आया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मेंस के। क्वेश्चन मुझे लिखने चाहिए थे बट सिर्फ आंसर लिखाए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये था कि बंगाल के विभाजन के 4 कारण बताइए।
है ना। तो पहला कारण है आपका प्रशासनिक सुविधा, जो अंग्रेज़ों ने कहा था कि इतना बड़ा स्टेट है उसको रूल करना मुश्किल है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा था राष्ट्रवादी भावनाओं को कमज़ोर करना। सारा जो आंदोलन था वो बंगाल से उभर के आ रहा था, सारे जो बुद्धिजीवी थे वहीं थे, तो एक कारण ये है। तीसरा था सांप्रदायिक विभाजन करना। एक तरफ आपका भाषाई विभाजन भी हुआ, एक तरफ आपका रिलीजन बेस्ड भी विभाजन हुआ। आपके वेस्टर्न पार्ट में वेस्ट बंगाल में आपके हिंदू मेजॉरिटी हो गई, और आपके जो ईस्टर्न साइड था वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई। बंगाली भाषा को विभाजित करना, तो सब मिला के क्या थे, भले हिंदू मुस्लिम हो लेकिन बोलते तो बंगाली थे ना। तो जो बंगाल में बंगला भाषा का वो था, वर्चस्व था, जब उन्होंने डिवाइड किया तो वेस्टर्न पार्ट में क्या हुआ, हिंदी और उड़िया बोलने वाले ज़्यादा हो गए कंपेयर टू बंगाली। ठीक है। पूर्वी बंगाल का विकास करना था, ये उनका कहना था। और सामरिक महत्व क्या है, कलकत्ता की बढ़ती राजनीतिक शक्ति को कम करना भी एक कारण था, जो ब्रिटिशों के लिए खतरा बन गई थी। ठीक है। इसका महत्व बताइए बोल रहा है, एक प्रश्न आया 8 नंबर का। स्वदेशी आंदोलन का महत्व तो आपने पूरा चीज़ पढ़ा है, एक एक पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में बंगाल के विभाजन में शुरू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसने पहली बार राष्ट्रवाद को जन आंदोलन का रूप दिया। तो पहला महत्व आप देखेंगे कि एक जन आंदोलन के रूप में उभरा। इसने केवल राजनीतिक उद्देश्यों तक ही सीमित न रहकर समाज के सभी वर्गों को शामिल किया। तो एक तो ये था किसानों और ये जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, सभी शामिल हुए। नई रणनीति अपनाई, वो था आपका बहिष्कार, धरना और विरोध जैसे नीति अपनाई। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी पे जोर दिया। इसने भारतीय उद्योगों, शिक्षा संस्थानों और कलाओं को बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इस प्रश्न का आंसर यहीं पे है। ये पैरा में लिखा है, अनफॉर्चुनेटली ये एक्चुअली पॉइंट वाइज होना चाहिए था, 8 नंबर का है तो। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान, तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे उनका। पहला तो इन्होंने जो स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो लिखेंगे। जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया संवैधानिक तरीकों, मतलब अपने स्वराज की मांग के लिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने संवैधानिक तरीकों की आलोचना की थी। ठीक है। उसके बाद इनके पत्र थे केसरी और मराठा, उससे आपके जो राष्ट्रवादी विचार हैं उनका प्रचार हुआ। बाद में इन्होंने क्या किया था, ये गणपति और शिवाजी उत्सवों को एक तरीका अपनाया जिससे इनका सोशल बेस बढ़े। उसके बाद तिलक ने एनी बेसेंट के साथ भी मिलके होम रूल ली। तो जो जो उनके नियम थे ना वो सब आप करेंगे, और इसको भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है। पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। नरमपंथी कार्य पद्धति क्या थी, तो आप जानते ही हैं, याचिका और प्रार्थना से अपना मांग अपनाना चाहते थे। जनमत का निर्माण तो करना चाहते थे, लेकिन वे क्या थे, अपर लेवल के लोगों को ही कन्विंस कर पाए। नरमपंथियों का मानना था कि वे भारत और इंग्लैंड में ब्रिटिश जनता के बीच जनमत का निर्माण कर पाएंगे। तीसरा है राजनीतिक शिक्षा देना चाह रहे थे भारतीयों में। ठीक है। न्याय में विश्वास रखते थे, और ये सब चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, उदारवादी, इसमें अंतर, तो ये आपको मैंने टेबल में बना के दे दिया है, और यहाँ पे भी आंसर है, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं लेक्चर को, और अगले लेक्चर में मिलते हैं।